हेलो स्टूडेंट्स, मैं बलवान सिंह आपको पढ़ा रहा हूँ सामाजिक अध्ययन। और आज इसी कड़ी में हम कक्षा 8वीं की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3 भाग 1 का दूसरा अध्याय जो हमने पहले किया था उसका एक भाग, आज हम उसका शेष भाग करेंगे। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले भाग में बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बंगाल की जो दीवानी थी वो हासिल कर ली और दूसरी रियासतों का भी अधिग्रहण कर लिया। और ऐसे में उन्होंने किसी भी रियासत के साथ सीधा टकराव नहीं किया, बल्कि राजनीतिक कूटनीति का प्रयोग करके उन्होंने इन रियासतों का अधिग्रहण किया और सहायक संधि उनके ऊपर थोपी। सहायक संधि के तहत भी उन्होंने बहुत सारे जो है जागीरें हथियाई, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। और ये भी पढ़ा था हमने कि 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद अंग्रेज़ों ने अब जो देसी रियासतें थी, भारतीय रियासतें थीं, उनमें एक अंग्रेज़ अधिकारी नियुक्त कर दिया था जिसको रेजिडेंट का नाम दिया गया था, जो कंपनी के जो हित के लिए काम करता था और जो देसी रियासतें थी जो उनका जो है उनके कामकाज को देखता था और उनमें हस्तक्षेप करता था। आगे पढ़ते हैं कि जब कंपनी को जो है अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों का खतरा दिखाई दिया, तो अब कंपनी ने सीधा टकराव का रास्ता अपना लिया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। हैदर अली, जिसका शासनकाल था 1761 से 1782, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जिनका शासनकाल रहा 1782 से 1799 तक। हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर जो है वो काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। निर्यात का मतलब जो चीज़ बेचते हैं हम किसी दूसरे को, दूसरे देश के लिए, उसको निर्यात कहते हैं। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। यानी टीपू सुल्तान के संबंध किसके साथ अच्छे थे? फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ। और फ्रांसीसी व्यापारी जो है वे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिद्वंदी थे। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना बहुत ज़रूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 लड़ाइयाँ हुई। एक लड़ाई 1767 से 1769, उसके बाद दूसरी 1780 से 1784, फिर तीसरी लड़ाई हुई 1790 से 1792 तक, और फिर अंतिम लड़ाई 1799 जो कि श्रीरंगपट्टम में हुई। श्रीरंगपट्टम की जो आखिरी लड़ाई थी उसमें कंपनी को विजय मिली, सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने
वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। मराठों से लड़ाई। मैसूर को भी अभी अपने अधिग्रहण में कर लिया अंग्रेजों ने। अब मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया था। 1761 में जो पानीपत जो हरियाणा में है आज, उसकी तीसरी लड़ाई जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। सदाशिव भाऊ राव और जो अहमद शाह अब्दाली था उसके बीच में हुई थी, और उसमें मराठों को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान झेलना पड़ा था, और अब उनका दिल्ली से देश का शासन चलाने का जो सपना था वो चूर चूर हो गया था। उसके बाद वे कई राज्यों में बंट गए थे। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में चली गई थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत, यानी सर्वोच्च मंत्री बनाया गया था, उसको पेशवा कहते हैं, उसके अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ ख़त्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में चला, कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। आखिरकार 1817 से जो 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यानी वो मानते थे कि उनको धमकी दी जा सकती है, इसका उनको अधिकार है। यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया रोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर, जो फिलहाल कर्नाटक में है, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। किसने? जो एक चौकीदार था रायना, जिसका नाम था। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर
उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 में 1838 से 1842 के बीच अफ़गानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी, अर्थात कंपनी की चलने नहीं दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वेल्जली के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेज़ों के हाथों में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। ये जो ऊपर मैप दिए हुए हैं ये भारत में अंग्रेज़ों की फैलती सत्ताएं। इस नक्शे को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रखकर देखें। तीनों नक्शों में उन इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थे। ये नक्शे दिए हुए हैं किस प्रकार से जो है कंपनी का शासन जो है फैलता गया। ए में चित्र ए के अंदर देखिए जो ये पीले रंग के जो स्थान दिए हुए हैं, पीला रंग जो दिया हुआ है यहाँ पर है कंपनी की सत्ता। उसके बाद चित्र बी के अंदर देखिए कंपनी की सत्ता, पीला रंग बहुत ज़्यादा फैल गया है, अर्थात इस प्रकार से कंपनी ने और ज़्यादा राज्यों पर अधिग्रहण कर लिया। और उसके बाद लास्ट में जो सी चित्र है इसको आप देखेंगे तो पूरे भारत के अंदर जो है लगभग कंपनी का ही राज स्थापित हो गया। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे।
दीवानी अदालतें जो भूमि से संबंधित होती थी और फौजदारी जो अदालत होती थी वो लड़ाई झगड़ों से संबंधित होती थी। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। काजी जो है ये एक न्यायाधीश होता है, उसको काजी कहते हैं। और मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद, जो यानी न्याय करने वाला, जो कानून की व्याख्या करता था, उसको कहते थे मुफ्ती। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को ख़त्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। इस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम कानूनों की जो है संहिता तैयार करवाई गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1772 के अंदर जो है स्थापना की गई थी पहले, और 1772 में जो है न्याय व्यवस्था जो स्थापित की गई थी उसमें 2 अदालतें बनाई गई थी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। अब 1773 के अंदर जो है एक जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत जो है सदर निजामत अदालत की भी एक स्थापना की गई। भारतीय ज़िले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। इसका कार्यकाल कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में ही थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज़ अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफ़गानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, एक तोड़ेदार बंदूक होती थी, बंदूक इसको मस्केट कहते थे, और मैचलोक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज़ एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को
नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। निष्कर्ष: ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक उपनिवेशक शक्ति बन गई थी। उपनिवेशक यानी किसी दूसरे देश पर इस प्रकार से दबाव देना कि वहाँ के राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो रीति रिवाजों में फेरबदल करके अपना जो है लाभ कमाए, अपनी सत्ता जो है उनके ऊपर सौंप दे। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। भाप तकनीक यानी भाप का इंजन। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता था, भाप के चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। यानी अब केवल 21 दिन के अंदर ही जो है 6 महीने का रास्ता तय हो जाता है, 6 से 8 महीने। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो ये पाठ इतना ही है। अब आप इसको और अच्छी तरह से सुने, बार बार सुने, ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसके बाद मैं इसके प्रश्न उत्तर दूंगा, जिनको आप नोट करके याद करेंगे।